आज के लेक्चर के नोट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके क्लिक करके इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यूनिट 1 यानी स्थिर विद्युती का लेक्चर 4 करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं जो लेक्चर 1 से 3 तक नहीं किए हैं, तो सबसे पहला बात तो सुन लीजिए। तो वो करेंगे क्या, हम इस आई बटन में एक लिंक दे देंगे, उस लिंक में आपका लेक्चर 1 से 3 तक रहेगा। आप उस लेक्चर वहां पर क्लिक करके आप उस 3 लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 4। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। और याद रखिएगा ये जो कूलाम का नियम है, ये VBIN वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है, जरा ध्यान समझना। तो इतना जरूर आप लोग पढ़े थे कि जैसे मान लो एक है आवेश प्लस, यानी एक क्या है धनावेश, और एक है ऋणावेश, यानी दो आवेश है, एक प्लस एक माइनस। तो होता यह है कि ये प्लस जो है इस माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये माइनस प्लस को आकर्षित करता है, यानी इस दोनों आवेशों के मध्य बल लगता है। क्या लगता है? बल। अगर मान लो दो धनावेश रहता, ये धनावेश ये भी धनावेश, दोनों धनावेश रहता, तो होता है क्या, ये आवेश इस आवेश को विकर्षित करता है इधर, और ये आवेश इस आवेश को इधर विकर्षित करता है। अगर मान लो दोनों ऋणावेश होता है, क्या रहता है? ऋणावेश रहता, तो ये ऋणावेश इस ऋणावेश को इधर विकर्षित करता है, ये वाला इसको इधर करता। यानी हम देख रहे हैं कभी भी अगर दो बिंदु आवेश है, क्या दो बिंदु आवेश एक दूसरे पे बल लगा रही है कि नहीं लगा रही है? लगा रही है। चाहे वो आकर्षित कर रही है चाहे वो विकर्षित कर रही है, लेकिन यहाँ पर बल लग रहा है। तो याद रखिएगा दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है, चाहे आकर्षण या विकर्षण, उस बल को हम कहते हैं विद्युत बल। और याद रखिए कूलाम का नियम इसी विद्युत बल का मान बताता है। क्या बताता है? मान। जिसको क्लियर नहीं हुआ एक बार फिर समझते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कोई एक बिंदु आवेश है, ठीक है, मान लो ये प्लस क्यू है, और ये एक दूसरा बिंदु आवेश है, ये माइनस क्यू है। तो आप जानते हैं एक प्लस एक माइनस हो तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ये इसको अपनी ओर खींचता है, ये इसको। यानी दो बिंदु आवेश कभी भी रहे तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है। लेकिन बल कितना लगाता है ये हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो बस इसी बल को हम निकाल सकते हैं किसकी सहायता से? कूलाम के नियम की सहायता से। यानी सिंपल सा चीज है, ध्यान से समझना। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल के मान को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? लगने वाली बल के मान को। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। तो कूलाम का क्या कहना था, ध्यान से देखिएगा। लेकिन हाँ एक बात जान लेना, कूलाम का नियम जब भी लगता है ये बिंदु आवेश के लिए लगता है। किसके लिए? बिंदु आवेश। स्थिर अवस्था में जो दो बिंदु आवेश रहता है उन्हीं दोनों के मध्य लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए, यानी जो भी आवेश लेंगे उसको एक बिंदु के रूप में मानना होगा। किसके रूप में? बिंदु के रूप में। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो मान लो ये एक बिंदु आवेश है, इस आवेश का परिमाण है Q1। कितना है? Q1। और ये दूसरा बिंदु आवेश है, इसका परिमाण कितना है? Q2। कितना है? Q2। और दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है वो कितनी है? R। कितनी है? R। अब बहुत किसी बच्चे के मन में होगा, सर ये कौन आवेश लेंगे, धनावेश लेंगे या ऋणावेश लेंगे? तो आपकी मर्जी, जो भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ आवेश का मान बताने वाले हैं। क्लियर है? ध्यान से देखना। तो दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, उसके बीच दूरी है R। तो डेफिनेट है कोई भी आवेश रहे, चाहे दोनों धनावेश रहे चाहे दोनों ऋणावेश रहे, चाहे एक धनावेश एक ऋणावेश रहे, तो उनके मध्य बल तो लगता है। तो यहां दोनों आवेश जो है बिंदु आवेश, इनके मध्य बल जरूर लगेगा। तो चलिए उसी बल को हम निकालने वाले हैं, कितना लगेगा। तो ये हम नहीं, ये कूलाम ने बताया था। चलिए ध्यान से देखते हैं क्या बोला था कूलाम ने। तो कूलाम का कहना था किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल, याद रखिएगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल यानी कि F समानुपाती होगी। क्या होगी? समानुपाती होगी दोनों आवेश का जो परिमाण है, इसका परिमाण कितना है? Q1 और इसका कितना है? Q2। दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगी, यानी Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होगी। फिर कहना था, तथा जरा ध्यान से देखिएगा, कहना था दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल यानी F व्युत्क्रमानुपाती होगी। वन के नीचे कुछ भी लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती होगी दोनों बिंदु आवेश के बीच जो दूरी है उसके वर्ग का। किसका? दूरी के वर्ग का। तो दूरी है R
तो उसका वर्ग। क्लियर है? तो ये हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो है आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, जबकि दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे एक बार क्लियर कर देते हैं। ये समानुपाती का मतलब है अगर इसका मान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो बल भी घटेगा। लेकिन ये जो व्युत्क्रमानुपाती है इसका मतलब है कि अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा। क्लियर है? यानी उल्टा संबंध। समानुपाती यानी सम अनुपात में, यानी समान अनुपात में सीधा सीधी संबंध, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा संबंध। क्लियर है? जरा ध्यान से देखिए। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या कर लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को मिला देंगे। तो जरा ध्यान से देखना, समीकरण 1 तथा 2 से। कहां से? समीकरण 1 तथा 2 से। तो बोलो बाबू, दोनों समीकरण को अगर मिलाएंगे F समानुपाती हो जाएगा क्या, Q1 इंटू Q2, और व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। क्या हो जाएगा वो, R स्क्वायर। तो ये हो गया, दोनों समीकरण को मिला दिए, समीकरण 1 और 2 को क्या किया, मिलाया। अब ध्यान से देखना, बोलो ये समानुपाती का चिन्ह है। और याद करो, जब भी कभी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसको हटा के अगर हम बराबर लाते हैं तो उसके लिए हमको एक कांस्टेंट लाना होता है। क्या लाना होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट है K। क्या है, K। तो क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है? जहां ये जो है, जरा ध्यान से समझिएगा, ये K जो है ये समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक है। और याद रखिएगा, इस K का मान जब निकाला जाता है तो K का मान जब निकाला गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। और याद रखिएगा ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात के लिए है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो अभी K का मान ले रहे हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ले रहे हैं निर्वात में या फिर जब हवा में रहे तब। ठीक है, याद रखिएगा, यानी अभी जो फॉर्मूला निकल रहा है ये निर्वात या हवा के लिए निकल रहा है। तो इसका मान जब प्रैक्टिकली सॉल्व करके निकाला गया तो इसका आया कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना आया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर हम इसका मात्रक का बात करें, किसका, मात्रक का, तो आप चाहे तो मात्रक यहां से निकाल सकते हैं। ये जो है यहां से मात्रक निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, चलिए हम थोड़ा सा रफ में बता देते हैं। जो भी बच्चे को थोड़ा मात्रक निकालने में तकलीफ होता है तुरंत देख लो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बोलो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये है, हमको किसका मात्रक चाहिए, K का। किसका, K का। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले समझिए, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जरूर जानते होंगे। बल का मात्रक हो गया न्यूटन। बोलो K समानुपाती नहीं था, इसी का मात्रक निकालना था, इसको मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, X। बोलो Q1 यानी क्या है, ये आवेश है। क्या है, आवेश। तो बोलो इसका मात्रक क्या होगा, बोलो तो कूलम इंटू, बोलो Q2 ये भी आवेश है तो इसका कूलम। R मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या, मीटर, तो दूरी स्क्वायर है यानी मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, न्यूटन बराबर x इंटू कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। तो बोलो x बराबर क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरह करके इसका मात्रक निकल गया। तो जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, जिनको रटना अच्छा नहीं लगता, वो इस तरह समझ सकते हैं कैसे हुआ। तो याद रखिएगा, इसका मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है, कैसे हुआ यहां क्लियर कर दिए। तो इसको मिटा रहे हैं। अब चलिए देखिए, ये तो हो गया समानुपाती नियतांक का मान हो गया कितना होता है, और मात्रक भी हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसीलिए क्या हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, F बराबर, जरा समझना, K है, क्या है K, तो K की जगह क्या इस मान को लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो मान है। बोलो K की जगह कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये हो गया बाबू फॉर्मूला। क्या हो गया, फॉर्मूला। अब जरा समझिए ध्यान से, अगर कभी भी दो बिंदु आवेश दे दिया हो, क्या दिया हो, दो बिंदु आवेश, एक Q1 एक Q2 दे दिया हो, और इसके बीच हमको क्या निकालना, बल निकालना हो, और दूरी भी दे दिया हो, क्या करेंगे देखिए,
सबसे पहले ये फॉर्मूला है, बोलो 1/4πε0, इसका मान तो जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, इसको यहाँ रखेंगे। बोलो Q1 का मान दिया रहेगा, जो भी जितना भी दिया रहेगा मान वो रखेंगे। Q2 का मान भी दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा वो रखेंगे। तो बताइए इस फॉर्मूला में पुट करेंगे क्या नहीं निकल जाएगा मान। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कूलॉम के नियम को कूलॉम के नियम की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए समझते हैं। जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ एक बार और बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात कर रहे थे कूलॉम के नियम का। तो हम बताए थे कूलॉम का नियम क्या है, तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली विद्युत बल को बताती है। तो ये क्या कहता है नियम, फिर चलिए समझते हैं। इस नियम का कहना है कि किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाली बल दोनों बिंदु आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि उनके मध्य जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर बताओ दोनों समीकरण को मिला है, समीकरण 1 तथा 2 को, तो F समानुपाती Q1 Q2/r²। क्लियर है? समानुपातिक चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आया, यानी समानुपाती नियतांक आया। जो समानुपाती नियतांक था उसका मान था इतना, जिसका वैल्यू कुछ इस तरह होता है, और रख दिए, कोई तकलीफ। तो ये था आपका कूलॉम का नियम। और हाँ एक बार और बता देते हैं, जरा ध्यान समझना, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो बिंदु आवेश कहां रखा हो, निर्वात में रखा हो या फिर हवा में रखा हो। लेकिन अगर कोई दूसरा माध्यम में रखा जाएगा तो क्या होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से डेफिनेशन समझते हैं कूलॉम के नियम का। किसका? कूलॉम के नियम का डेफिनेशन देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, तुरंत क्लियर हो जाएगा, कुछ रटना नहीं है। तो देखिए क्या कहता है इस नियम का कहना है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किसके मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होती है, जबकि उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस यही था नियम, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में होगा कि सर ये तो समझ गए, ये तो हो गया निर्वात में या फिर किसमें, हवा में लगने वाला बल, लेकिन मान लीजिए सर अगर कोई दूसरा माध्यम में रखेंगे तो क्या होगा। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। तो नोट देखते हैं। फर्स्ट जरा समझिएगा पहला नोट क्या है। तो अभी हम तुरंत बोले जो फॉर्मूला हम पढ़ा, याद कीजिए, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला बताया तब लगता है जब कहां पर रखा आवेश, हवा में रखा हो या निर्वात में रखा। लेकिन मान लीजिए अगर माध्यम बदल दिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जैसे मान लो ये बिंदु आवेश है Q1, ये एक बिंदु आवेश है Q2 और दोनों के बीच दूरी r है, लेकिन मान लो इसको कोई माध्यम में रखें। इसको कहां रखें? कोई माध्यम में। मान लो इसको कोई माध्यम में रख दिए, तो माध्यम का यहां मतलब है हवा या निर्वात को छोड़ के और कोई दूसरा माध्यम ले रहे हैं, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, कोई भी चीज। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तब जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Fm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fm, यानी F मतलब फोर्स, M मतलब मीडियम, यानी माध्यम में लगने वाली बल। और इसका फॉर्मूला कुछ होगा 1/4π, ये जो एप्सिलॉन नॉट था इसी को हटा के हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन m। क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा? Q1 × Q2/r²। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब बहुत बच्चे के मन में होगा कि सर ऐसा क्या जो हो जाता है, जरा समझिएगा, ऐसा क्या हो जाता है कि हमको अलग अलग माध्यम में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, जरा समझिए ध्यान से। जब वैज्ञानिक लोग प्रयोग कर रहा था तो क्या देखा उन लोगों ने, जरा ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2 और दोनों के बीच दूरी कितनी है? r। कितनी है? r। और इस दोनों आवेश को जब हम हवा में रखें, क्या रखें? हवा में, तो देखें मान लो बल लग रहा है कितना? 81 न्यूटन। कितना न्यूटन? 81। लेकिन हम क्या किए, इसी दोनों आवेश को इतना ही दूरी पर जब हम पानी में डाल दिए,
कहां पर? पानी में। सिर्फ माध्यम बदले, देखिए हवा से कहां ले गए? पानी में। तब देखा गया पानी में जो बल था सिर्फ वो 1 न्यूटन था। कितना था? 1 न्यूटन। तो इसका मतलब देखिए ना आवेश बदले ना दूरी बदले, सिर्फ माध्यम बदल दिया। माध्यम बदलने से क्या बल बदला या नहीं बदला? बदल गया। और अगर बल बदल गया तो डेफिनेट हम इतना जरूर समझ चुके होंगे कि दो आवेश के बीच लगने वाली बल माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो यही कारण है कि अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग मान निकलता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। क्लियर है? अब दूसरा नोट देखते हैं। सेकेंड, अभी हम लोग तुरंत पढ़े जो समानुपाती नियतांक था यानी कूलम्ब नियतांक के, इसका फॉर्मूला था 1/4πε0। क्या था? 1/4πε0। और याद रखिए निर्वात के लिए था। किसके लिए था? निर्वात के लिए या हवा के लिए। तो इसका मान हम निकाले कितना? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर निकाले। तो ये जो मान है के का, ये वाला जो मान है ये एसआई पद्धति में। कौन पद्धति में? याद रखिए एसआई पद्धति में। कौन पद्धति में? एसआई। अगर यही सीजीएस पद्धति में निकाले, किस में निकाले? सीजीएस में। ध्यान समझिएगा, सीजीएस में अगर के का मान निकाले यानी 1/4πε0 का मान निकाले तो इसका मान सिर्फ 1 होगा। कितना होगा? 1। यानी 9 × 10⁻9 की जगह सिर्फ कितना लेंगे? 1। और न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा? डायन। मीटर की जगह क्या? सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर था यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। कूलम्ब की जगह क्या हो जाता है? याद है? स्ट्रेट कूलम्ब पर स्ट्रेट कूलम्ब स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये किस पद्धति में हुआ? सीजीएस। किसमें? सीजीएस में। तो इसी के लिए देखिए ध्यान से दूसरा नोट, एसआई पद्धति में के का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। लेकिन सीजीएस पद्धति में के का मान कितना हो जाता है? 1। कितना हो जाता है? 1। कितना? डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्ट्रेट कूलम्ब स्क्वायर। तो याद रखिएगा एसआई पद्धति में इतना मान और सीजीएस में इतना मान। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट, तीसरा वाला ध्यान से देखिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, जो अभी तुरंत समानुपाती नियतांक पढ़े तो उसका विमीय सूत्र निकालने बोल देगा। क्या बोल देगा? विमीय सूत्र। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो के था इस के का विमीय सूत्र निकालेंगे तो सबसे पहले इसका मान बताओ कितना था? 1/4πε0, जिसका मान था 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। अब चलिए हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो विमीय सूत्र के लिए हमको इसका मात्रक चाहिए। क्या चाहिए? मात्रक। तो ध्यान से देखो क्या है बाबू? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, तुरंत क्लियर होगा। सबसे पहले समझना होगा न्यूटन जो है ये वैज्ञानिक का नाम है, इससे विमीय सूत्र नहीं निकलेगा। तो न्यूटन का वास्तविक रूप, वास्तविक चीज क्या होता है उस चीज को निकालेंगे। तो याद करना न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम कहते हैं न्यूटन। क्लियर है? उसके दूसरा चीज जानना होगा कूलम्ब। कूलम्ब का होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है? एम्पियर सेकंड। ये दोनों अगर जानोगे तो विमीय सूत्र निकल जाएगा। और एक और बात, विमीय सूत्र निकालने के लिए मात्रक अगर केजी हो तो उसका विमीय सूत्र एम लिखते हैं, मीटर का एल लिखते हैं, सेकंड का टी लिखते हैं और ए का ए या आई लिखते हैं। तो बस इतना क्लियर रखिए, तुरंत निकल जाएगा। देखो ध्यान से, न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। बोलो न्यूटन का इतना मान है, काटते हैं। क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इनटू क्या? मीटर स्क्वायर इनटू कूलम्ब है। कूलम्ब को क्या लिखते हैं? एम्पियर सेकंड। तो चलिए कूलम्ब की जगह लिख दिया एम्पियर सेकंड। लेकिन कूलम्ब पर पावर है -2 यानी पूरे पर पावर -2। क्लियर है? अब देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर इनटू बोलो एम्पियर पर पावर -2 सेकंड पर पावर -2। अब चलो सबको मल्टीप्लाई करो, केजी और कहीं तो नहीं है, केजी रह गया। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो गया? मीटर क्यूब। क्या हो गया? मीटर क्यूब। बोलो s पर पावर -2 कितना? s पर पावर -4 और a पर पावर क्या? -2। तो ये निकल गया इसका वास्तविक मात्रक। क्या निकल गया? वास्तविक मात्रक। तो ये जो लिखे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर ये मालूम चल गया तब देखो इसका विमीय सूत्र कितना आसान है, तुरंत हो जाएगा। बोलो केजी का हम क्या बोले थे?
केजी का क्या बोले थे एम, तो ध्यान से देखिए केजी की जगह लिख दी एम। मीटर है, मीटर को क्या बोले थे एल, तो मीटर की जगह लिख दिया एल। यहाँ क्यूब है, यहां भी लगा दो क्यूब। सेकंड है, सेकंड की जगह टी, पावर कितना -4, ए की जगह ए पर पावर कितना -2, और इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर दीजिए। यही हो गया क्या विमीय सूत्र, किसका, इसका, ये समानुपाती नियतांक। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि कूलाम नियतांक या फिर इसका यानी 1/4πε0 का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 नोट था, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक और बात, फोर्थ, फोर्थ पॉइंट जरा समझिए। जैसे कूलाम का भी नियम से एक बल निकाले थे, विद्युत बल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r², पढ़े थे। अब ध्यान से समझिए, यह विद्युत बल का फॉर्मूला है, किसका, विद्युत बल का। तो याद करो क्लास 11 में हम आपको पढ़ाए थे बल के प्रकार, तो उसमें एक पढ़ाए थे केंद्रीय बल। क्या पढ़ाए थे, केंद्रीय बल, यानी वैसी बल जिसकी दिशा हमेशा किधर हो, केंद्र की ओर हो, किसके, केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर हो, तो उसको हम क्या बोले थे, केंद्रीय बल। या फिर हम बताए थे कि अगर बल का मान केंद्र के मध्य दूरी पर निर्भर करे तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। तो जरा ध्यान समझना, ये एक बिंदु आवेश है Q1, ये एक बिंदु आवेश है Q2, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, इसके बीच दूरी है R। तो बोलो अगर दोनों के केंद्र के मध्य दूरी बदलेगा तो क्या बल नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। और यहां पर अगर बल का दिशा देखें तो मान लो दोनों धनावेश ही है, तो बोलो ये प्लस को विकर्षित करेगा किधर, इधर, और ये प्लस इसको किधर विकर्षित करेगा, इधर। यानी यहां देखो, यहां पर जो है दोनों केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से या तो इधर या तो इधर, या तो आकर्षित करता इधर इधर होता, मतलब जो भी है, लेकिन क्या कभी इधर या इधर ऐसे लग रहा, नहीं लग रहा। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो बल है ये केंद्रीय बल है। कौन बल है, केंद्रीय बल। तो याद रखिएगा विद्युत बल एक केंद्रीय बल है। कौन बल है, केंद्रीय बल। तो अगर कोई पूछ दे कि विद्युत बल कौन सी बल है, क्या बोलोगे, केंद्रीय बल। क्या बोलोगे, केंद्रीय बल। तो चलिए ये हो गया चौथा पॉइंट। अब एक और देखते हैं फिर। तो पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, जरा ध्यान समझना। आपको याद करो हम पढ़ाए थे कि जो केंद्रीय बल होता है वो संरक्षी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, संरक्षी। तो क्या हम बोल सकते हैं पांचवा पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो विद्युत बल होती है वो क्या है, संरक्षी होती है। क्या होती है, संरक्षी। तो याद रखिएगा, जरा ध्यान समझिएगा, क्लियर। सबसे फर्स्ट हम लोग जाने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। फर्स्ट बात। दूसरा, विद्युत बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। तीसरा क्या, विद्युत बल कौन प्रकृति का होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। तो याद रखिएगा ये 3 गुण को ध्यान से, अच्छे से, तुरंत क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्या, कूलाम का नियम। अब आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान समझना, तुरंत क्लियर होगा। तो अभी हम K बराबर लिखे थे 1/4πε0। क्या लिखे थे, 1/4πε0। तो जरा ध्यान से देखो, तुरंत क्लियर होगा। तो आपके मन में जरूर हुआ होगा उस समय कि सर यहाँ 4 को तो हम जानते हैं, पाई को भी जानते हैं, सर ये ε0 क्या है, ये ε0 क्या है। तो ये ε0 जो है इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो आपके मन में होगा सर ये क्या है, सर एकदम विद्युतशीलता वगैरह कुछ अजीब लग रहा, सर क्या है। तो चलिए समझते क्या है। सबसे पहले ध्यान से देखिए विद्युतशीलता, यानी अब हम लोग समझने वाले हैं ε0 के बारे में, ये क्या है। तो अब जो हम लोग का हेडिंग है वो है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। तो चलिए समझते हैं विद्युतशीलता क्या है, तुरंत क्लियर होगा, ध्यान से देखो। जैसे हम बताए थे कि मान लो ये एक बिंदु आवेश है Q1 और ये एक बिंदु आवेश है Q2, दूरी है R, और इसको हम हवा में रखे तो बल कितना लगा, 81 न्यूटन। कितना, 81। और इसी दोनों आवेश को इतना ही दूरी पर सिर्फ माध्यम अगर बदल दें, यानी पानी में डाल दें, पानी में हो जाएगा सिर्फ बल कितना, 1 न्यूटन। तो जरा ध्यान से देखिए, वही आवेश वही दूरी, सिर्फ माध्यम बदले बल बदल गया। इसका मतलब जरूर है, इतना तो आप समझ चुके होंगे
कि कोई भी दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो याद रखिए वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। यानी माध्यम का भी जरूर कुछ ना कुछ गुण होता होगा जो लगने वाली बल को क्या करता होगा, प्रभावित करता होगा। तो बस उसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। यानी देखो तुरंत क्लियर होगा, ध्यान से देखो डेफिनेशन बोल रहे हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगा, बोलो हवा में कितना लगा 81 न्यूटन और पानी में कितना लगा 1 न्यूटन, यानी माध्यम बदले तो बल बदल गया। यानी माध्यम का कोई न कोई ऐसा गुण जरूर है जो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। 2-3 बार हो चुका, क्लियर हो गया होगा। अब एक बार और देखिए डेफिनेशन इसका। देखो डेफिनेशन तुरंत क्लियर होगा। किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल को प्रभावित करती है, उसी बल को हम उसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता को सूचित करते हैं एप्सिलॉन से। इस तरह लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखता है, बहुत क्लियर है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, एप्सिलॉन से। क्लियर है। तो आप समझ चुके होंगे विद्युतशीलता क्या होता है। विद्युतशीलता माध्यम का एक गुण होता है जो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली बल को प्रभावित करता है। क्लियर है। अब ये तो हो गया एप्सिलॉन का बात। अब समझते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ध्यान से देखना। तो अब हम लोग समझ रहे हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट जिसको कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका 3 नाम है, जरा सुनिए ध्यान से। इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कहते हैं। ध्यान से याद रखिएगा। वैसे नोट्स जो भी होगा हम देखो सब कुछ समझा दे रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन बता दे रहे हैं, लेकिन लिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो नोट्स होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर लिंक होगा, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होता है जरा समझिए। अभी विद्युतशीलता समझ गए, तो मान लो वो विद्युतशीलता कहां का है, निर्वात का है। यानी हम दो बिंदु आवेश को ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा भी नहीं हो, कोई भी माध्यम नहीं। तो जहां कोई माध्यम नहीं होता उस माध्यम को उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात। क्या बोलते हैं, निर्वात। याद रखिए, जहां पर कुछ भी नहीं हो, हवा वगैरह भी नहीं हो, कोई माध्यम हो ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो उस निर्वात का जो गुण था उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, उस निर्वात का गुण जो दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाली बल को क्या करता था, प्रभावित करता था, उसी क्या कहते थे, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये तो हो गया पूरा एकदम क्लियर। लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो एकदम देखो आसान सा चीज सिखा रहा, तुरंत क्लियर होगा। क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता को, किसकी, निर्वात की विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। आसान है, याद रखिए। निर्वात की विद्युतशीलता को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब इसका मात्रक अगर देखें, सॉरी मान देखें, तो निरपेक्ष विद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। इसका याद रखिएगा मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसका मात्रक अगर लिखें, इसका मात्रक होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं। क्लियर है। या इसी का दूसरा मात्रक होता है फैराड पर मीटर। क्या होता है, फैराड पर मीटर। तो बहुत किसी के मन में होगा सर ये मात्रक कहां से लाया, तो चलिए एक बार और क्लियर कर देते हैं। बोलो, k बराबर 1/4 पढ़े थे। चलिए यहां से मात्रक निकालते। बोलो k, अभी थोड़ा देर पहले इसका मात्रक हम पढ़ाए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है। इक्वल टू, ध्यान से देखो 1, 4 का कोई मात्रक होता नहीं, पाई का मात्रक नहीं होता, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना। इसको मान लिया x, इसको इधर करेंगे, इसको इधर, तो x बराबर कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बोलो ऊपर ले गए क्या हो गया, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह करके हम इसका मात्रक निकाल लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जरूर याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ और। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए, उसको कहते हैं क्या, परावैद्युत नियतांक। परावैद्युत नियतांक। तो परावैद्युत नियतांक क्या है, इसको देखिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है।
तो परावैद्युत नियतांक को सूचित करते हैं किससे, के से, स्मॉल के से, और इसका फॉर्मूला होता है बाबू F0/Fm। क्या होता है? F0/Fm। तो ये क्या है जरा समझिए ध्यान से। जैसे मान लो ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इसके बीच दूरी कितना है? R। कितना है दूरी? R। और इसको अभी कहां रखें? हवा में रखें या निर्वात में रखें? कहां पर? हवा या निर्वात। मान लो इसको कहां रखें? निर्वात। कहां रखें? निर्वात में। और निर्वात में रखे और इस दोनों के मध्य लगने वाली बल निकाले तो मान लो F0 निकला। क्या निकला? F0। अब उसी तरह यही दोनों आवेश को यानी Q1 Q2 को ही, यानी यही दोनों आवेश Q1 Q2 और दूरी भी सेम, यानी यहां आ रहा है तो यहां भी आ रही है, यानी दूरी भी नहीं बदले और ना ही आवेश को बदले। लेकिन हाँ, निर्वात से उठा के अब इसको कहां ले गए? कोई माध्यम में ले गए। कहां ले गए? कोई माध्यम में। तो मान लो माध्यम में लेगा तो डेफिनेट बल बदलेगा। तो मान लो लग गया कितना बल? Fm। क्या लगा? Fm। तो याद रखिएगा देखो जरा सा, क्या इस दोनों माध्यम में यानी निर्वात में और माध्यम में क्या हम दूरी बदले? नहीं बदले। आवेश बदले? नहीं बदले। तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो हम इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह बना सकते हैं, जरा क्लियर हो जाएगा। निश्चित दूरी पर रखी, क्योंकि दूरी नहीं बदल रहा है, निश्चित दूरी पर रखी दो बिंदु आवेशों के मध्य, किसमें? दो। निश्चित दूरी पर रखी दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाली बल यानी F0 तथा किसी माध्यम में लगने वाली बल यानी Fm के अनुपात को हम क्या करते हैं? परावैद्युत नियतांक। क्या कहते हैं? परावैद्युत नियतांक। सूचित किससे करते हैं? के से। तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, तुरंत डेफिनेशन हो जाएगा। निश्चित दूरी पर रखी दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाली बल तथा किसी माध्यम में लगने वाली बल का जो अनुपात होता है, उसी अनुपात को हम क्या करते हैं? परावैद्युत नियतांक कहते हैं। इसे के द्वारा सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज इतना क्लियर हो गया होगा। जो भी पढ़ा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज का इंपॉर्टेंट में कूलॉम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी बहुत सारा ऐसा चीज पढ़ा जो इंपॉर्टेंट था, जो आपका एग्जाम में आ सकता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और हाँ, ध्यान से रहना भी, आप लोग को थोड़ा अपना ध्यान रखना है, और अच्छे से खाइए पिए, मस्त रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।